स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी की ये लाइन आज इजराइल और हमास के बीच चल रहे वॉर को डिस्क्राइब करने के लिए एकदम सटीक नजर आती है। माना कि करेज इंसान का सुप्रीम वर्च्यू होता है, लेकिन जो करेज रीजन के बिना एक्सरसाइज किया जाता है वो अपने साथ डिस्ट्रक्शन लेकर आता है। हमास द्वारा भी यही गलती की गई है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी ये जंग अपने 5th डे में एंटर कर चुकी है और हर गुजरते दिन के साथ इस वॉर के स्टेक्स और भी ज़्यादा हाई होते जा रहे हैं। यदि पिछले कुछ घंटों के डेवलपमेंट्स की बात करें तो इजराइल गाजा में हमास के 200 से भी ज़्यादा टारगेट्स अटैक कर चुका है। इजरायली गवर्नमेंट गाजा में मौजूद पैलेस्टीनियंस को गाजा खाली करने की वार्निंग्स दे चुकी है, लेकिन हमास गाजा के लोगों को कह रहा है कि वो इन वार्निंग्स पर ध्यान ना दें। यानी वो कह रहा है कि आप लोग अपने ही घर में रहें और घर में रहकर ही खुद की कुर्बानी दें। खैर, इस वॉर को आगे लीड करने के लिए इजरायली प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा ऑपोजिशन लीडर के साथ मिलकर एक इमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट फॉर्म की गई है। इस पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ इजराइल की अपोजिशन और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो चुकी है। इजरायली मिलिट्री को गाजा इन्वेजन के लिए मोबिलाइज किया जा रहा है। 3 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स स्टैंड बाई पर हैं। डजन्स ऑफ टैंक्स और आर्टिलरी व्हीकल्स तैयार कर लिए गए हैं। इजराइल क्लियरली एक मैसिव ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है। उधर गाजा में फूड, वाटर, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी की ब्लॉकेट की वजह से वहां सारी सर्विसेज ऑलमोस्ट एक हॉल्ट पर आ चुकी हैं। लोकल्स का कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना गाजा के हॉस्पिटल्स मास ग्रेव में तब्दील हो सकते हैं। हमास जानता है कि वो इजराइल और उसके एलाइज की माइट के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता, किंतु उसके बावजूद उसने इजराइल को बिना किसी रैशनल के प्रोवोक किया है और उसकी इस गलती का भुगतान हजारों लोग अपनी जान देकर कर रहे हैं। इसी बीच हमास ने अपने लिए अपने एलाइज से मिलिट्री सपोर्ट की गुहार लगाई है। इसी के चलते इजराइल में सीरिया और लेबनान से हिजबुल्लाह की ओर से भी स्ट्राइक्स देखने को मिल रही हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हमास जिस पैलेस्टीनियन इशू के अंडर रैली कर रहा है वो मुद्दा एक समय पर पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को यूनाइट किया करता था। इस्लामिक वर्ल्ड बिना किसी एम्बिग्यूटी के खुद को पैलेस्टीनियन कॉज के साथ अलाइन किया करता था, लेकिन आज हमास के साथ हिजबुल्लाह जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स या ईरान और सीरिया जैसी कंट्रीज को छोड़कर कोई भी सिग्निफिकेंट इस्लामिक पावर नजर नहीं आ रही है। यदि हमास सच में पैलेस्टीनियन कॉज के लेजिटिमेट सपोर्टर है तो उसका वो पॉपुलर सपोर्ट क्यों नहीं मिल पा रहा? क्यों कोई मेजर इस्लामिक पावर हमास के साथ नहीं खड़ी है? ये सभी डेवलपमेंट्स इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स को किस तरह डिफाइन कर रहे हैं? क्या मिडिल ईस्ट आज एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से गुजर रहा है? क्या इनका रुख इजराइल को लेकर सच में बदल चुका है या फिर कहानी कुछ और ही है? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, उसको समझने के लिए हमको यहाँ फिर उन्हीं 2 क्वेश्चंस पर गौर करना होगा जिनको शायद आप अभी तक कई बार सुन चुके होंगे। यहाँ पहला सवाल ये है कि अटैक्स किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिजाइन किए गए थे, और दूसरा है अभी इस समय ही क्यों। इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि हमास की मिलिट्री लीडरशिप अपनी कैपेबिलिटीज को बहुत अच्छे से जानती है, और इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि इजराइल में ग्राउंड को कैप्चर या होल्ड करना उनकी रीच से बहुत दूर है। लेकिन जिस तरह हमास ने इजरायली सिटीजन्स की किडनैपिंग और हॉस्टेज क्राइसिस को प्लान किया है, उससे ये साफ हो जाता है कि ये ऑपरेशन इजराइल में टेरर की वेव अनलीश करने और ज्यादा से ज्यादा वाइडर इंटरनेशनल ऑडियंस का अटेंशन गेन करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब यदि दूसरे सवाल पर गौर करें तो हालांकि ज्यादातर केसेस में इजरायली पैलेस्टीनियन वायलेंस का सबसे प्रॉक्सिमेट कॉज अर्जेंट डेवलपमेंट से जन्म लेता है, लेकिन इन लेटेस्ट अटैक्स की टाइमिंग का सबसे हाईलाइटेड कंट्रीब्यूशन इस रीजन में हो रहे कुछ टेक्टोनिक चेंजेस को जाता है। और जाहिर है कि इसमें सबसे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट यूएस द्वारा मीडिएटेड इजराइल और सऊदी अरेबिया की नॉर्मलाइजेशन डील को माना जा रहा है। इन टेक्टोनिक चेंजेस को समझने के लिए यहाँ हमें एक ब्रॉडर पिक्चर पर फोकस करने की जरूरत है। तो दोस्तों, भले ही पैलेस्टीन इशू कई दशकों से मिडिल ईस्ट की रीजनल जियोपॉलिटिक्स का न्यूक्लियस बना हुआ था, लेकिन इस सेंचुरी के ऑनसेट से ही मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स कुछ ऐसे मेजर डेवलपमेंट से गुजर रही थी जिसके बाद मिडिल ईस्ट में एक नई पोस्ट पैलेस्टीनियन एरा का उदय होता दिखाई दे रहा था। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसको एक डेट ऑफ बर्थ भी असाइन की थी, और वो डेट थी 27 मार्च 2022। ये वो डेट थी जिस दिन इजरायली फॉरेन मिनिस्टर याइर लपिड अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट एंटनी ब्लिंकन और 4 अरब कंट्रीज यानी इजिप्ट, UAE, बहरीन और मोरक्को के डिप्लोमेटिक हेड्स के साथ
SD ब्रोकर में गैदर हुए थे। इस क्रूशल समिट में उन्होंने मेजरली ईरान, यूक्रेन वॉर और थोड़ा बहुत पैलेस्टीनियंस के बारे में डिस्कस किया था। कहा जाता है कि इस समिट की एयर खुद ब खुद एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट की वाइब्स दे रही थी। इस समिट से कंक्लूड हुए हिस्टोरिक अब्राहम एकॉर्ड्स पैलेस्टीनियन क्वेश्चन पर अरब वर्ल्ड के लॉन्ग स्टैंडिंग कंसेंसस में एक ऐसा क्रैक शो कर रहे थे जिसका कोई इलाज नजर नहीं आ रहा था। 2020 के समर में कंक्लूड हुए अब्राहम एकॉर्ड के तहत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और फिर मोरक्को द्वारा इजराइल का रिकॉग्निशन अपने साथ बहुत से मेजर कंसिक्वेंसेस लेकर आया था। इसने 18 साल पहले सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा प्रपोज किए गए अब्दुल्ला प्लान को सबड्यू कर दिया था। अब्दुल्ला प्लान के अंतर्गत इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टैब्लिश करने की ये शर्त रखी गई थी कि वो 1967 के 6 डे वॉर में ऑक्युपाई की गई सभी टेरिटरीज यानी कि वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और गोलान हाइट से अपना कंट्रोल वापस खींच ले। लेकिन इतिहास गवाह है कि ये प्लान सफल नहीं हो पाया। इसके अलावा पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को इस पूरे इजरायली अरब पीस प्रोसेस में वीटो का अधिकार नहीं दिया गया था। ऊपर से रामल्ला में प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के अंडर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की बढ़ती इररिलेवेंस के बीच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन मिडिल ईस्ट में पीस के एक बहुत ह्यूज और अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेस को गल्फ किंगडम के साथ छोटी छोटी बायलैटरल डील्स में सब कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे। दूसरे शब्दों में कहें तो इस मैमथ टास्क को पूरा करने के लिए उन्होंने इजराइल के साथ रीजनल पावर्स की बायलैटरल पीस डील्स को पुश करने का सहारा लिया था, जो अब से कुछ दशकों पहले यहां इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये सब असलियत में तब्दील होता दिखाई दे रहा था। इसके अलावा रिसेंट मंथ्स में एक्सेलरेट हुई सऊदी इजराइल पीस टॉक्स ने इन डेवलपमेंट्स को और भी मजबूत कर दिया था। इस पीस प्रोसेस के क्रिटिक्स कहते थे कि जैसे जैसे रिपब्लिकन और मोनार्कियल अरब रेजिम्स अपना कंट्रोल स्ट्रेंथन करती जा रही हैं, उनके लिए पैलेस्टीन कॉज की यूटिलिटी भी फेड होती जा रही है। उनका कहना था कि अरब लीडर्स द्वारा पैलेस्टीनियंस क्वेश्चन को ड्रॉप करना इन अरब रेजिम्स की अनडेमोक्रेटिक नेचर से जुड़ा था। कुछ तो ये तक कहते थे कि इन अरब रेजिम्स की यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर पॉलिटिकल डिपेंडेंस उनसे ये सब जबरदस्ती करवा रही है। इसी के चलते जैसे जैसे एक के बाद एक अरब स्टेट्स इजराइल के साथ पीस स्टैब्लिश करते जा रहे थे, पैलेस्टीनियन क्वेश्चन अरब पॉलिटिकल ऑर्डर में एक आफ्टरथॉट बनकर रह गया था। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 25,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 15 अक्टूबर से स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस जो कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च हुए हैं, उनमें एडमिशंस क्लोज होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM है। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, खैर यहाँ गौर करें तो जियोपॉलिटिक्स के अलावा इस रीजन की सबसे इन्फ्लुएंशियल कंट्री जैसे कि सऊदी अरेबिया और UAE समय की डिमांड्स को देखते हुए अपनी इकोनॉमीज की ऑयल डिपेंडेंस के कोर्स करेक्शन में लगी हुई थी। इकोनॉमी के लिबरलाइज करने के साथ साथ हम इन सोसाइटीज में भी बहुत से लिबरल चेंजेस देखने को मिल रहे थे। इकोनॉमिक और ओवरऑल डेवलपमेंट के एंथुजियाज्म के बीच रीजनल और एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस एफिलिएशंस काफी हद तक बैकसीट लेती दिखाई दे रही थी। दूसरे शब्दों में कहें तो जियोपॉलिटिक्स को जियो इकोनॉमिक्स द्वारा डोमिनेट किया जा रहा था। अब्राहम एकॉर्ड्स ने खासतौर से यहाँ इकोनॉमिक कोऑपरेशन की नई पॉसिबिलिटीज को अनफोल्ड किया था। ये इजराइल को अरब वर्ल्ड के दुबई जैसे फ्लरिशिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के बहुत करीब ले आया था। इजराइल के सेलिब्रेटेड टेक सेक्टर के लिए दुबई ग्लोबल इकोनॉमीज को एक्सेस करने की जैकपॉट टिकट बन चुकी थी। और तो और इस साल UAE और इजराइल के बीच एक न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया गया था, जिसके बाद उनके $2.5 बिलियन वर्थ के इंप्रेसिव ट्रेड में बहुत पॉजिटिव ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही थी। ये सभी फंडामेंटल शिफ्ट्स रीजनल टेंशंस और डिस्ट्रस्ट की दशकों पुरानी मोनोपोली को ब्रेक करते हुए, यानी इंडिया इजराइल UAE US ग्रुपिंग और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर
IMEEC जैसे रिवॉल्यूशनरी जियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को भी जन्म दे रहे थे। ये प्रोजेक्ट्स गल्फ के साथ साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बूस्ट करने की ओर इंक्लाइन थे। IMEEC ने तो इन रीजन्स के सभी मेजर स्टेक होल्डर्स जैसे कि सऊदी अरेबिया, UAE, इजराइल, इटली, जर्मनी, EU और इनकी पेरिफेरी में एग्जिस्ट कर रहे जॉर्डन को साथ लेकर आने का विजन देखा था। जाहिर है कि इन सभी ह्यूज अनाउंसमेंट्स को मुमकिन करने के लिए मिडिल ईस्ट में बहुत से रीजनल करेक्शंस और ड्रामेटिक इकोनॉमिक शिफ्ट्स की जरूरत थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में सऊदी अरेबिया पिछले कुछ सालों में खुद को बहुत तेजी से पेट्रो डॉलर के एडिक्शन से डीलिंग करता नजर आया है। हालांकि सऊदी अरेबिया ये जानता है कि आने वाले कुछ समय में ऑयल की यूटिलिटी और डिमांड कम नहीं होने वाली है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑयल फ्यूचर की ग्लोबल इकोनॉमिक्स को ड्राइव करने वाला कोल फ्यूल नहीं रहेगा और इसके लिए उनको सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग जैसी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को तेजी से पुश करने की जरूरत है। इसके अलावा इस रीजन की बाकी जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस जैसे कि यमन वॉर, सीरियन क्राइसिस, इराक की इंस्टेबिलिटी आदि भी एक्सटर्नल पावर्स के द्वारा रेक्टिफाई की जा रही है। उदाहरण के लिए हाल ही में चाइना ने सऊदी और ईरान जैसे दो एक्सट्रीम रीजनल राइवल्स की टाइज को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। ये सभी डेवलपमेंट्स ये साफ साफ बयां कर रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से इस रीजन की मेजर पावर्स रीजनल राइवलरीज से ऊपर उठकर जियो इकोनॉमिक्स को प्राथमिकता दे रही हैं। दोस्तों, इसके अलावा इस रीजन में पैलेस्टीनियन क्वेश्चन के बैकसीट लेने का एक और मेजर कारण पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के बीच की डिसयूनिटी भी है। आपको बता दें कि 2007 में हमास ने गाजा स्ट्रिप में फतह द्वारा कंट्रोल्ड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को रिप्लेस कर अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश की थी। तभी से पैलेस्टीनियन कॉज एक यूनिफाइड पॉलिटिकल लीडरशिप से वंचित है। और तो और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो कि ऑक्युपाइड पाकिस्तानी टेरिटरीज को गवर्न करने वाली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, वो भी इसके बाद पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन की नजरों में अपनी सारी लेजिटिमेसी खो बैठी है। ऐसे में सबसे बड़ा कंसर्न यही रहा है कि जो पैलेस्टीनियंस सालों से अपने अफेयर्स खुद से गवर्न करने की डिमांड कर रहे हैं, यदि वो खुद ही आपस में यूनिफाइड नहीं है तो ऐसे में उनके बिहाफ पर अरब वर्ल्ड कैसे काम कर सकता है। इसके अलावा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी खुद भी एक ऑथोरिटेरियन रजीम में तब्दील होती जा रही है। वो ना तो अपने लोगों के सामने खुद को अकाउंटेबल पेश करती हैं और ना ही उनकी ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाती हैं। इसके अलावा हमास की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी तो इससे भी ज्यादा पुअर है। गाजा के बाहर वो शुरू से ही कोई खास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी सिक्योर नहीं कर पाए हैं और आज तो दुनिया भर के देश उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का टैग दे चुके हैं। यहाँ तक कि वेस्ट बैंक की गवर्निंग बॉडी पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी भी हमास की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी रिकॉग्नाइज नहीं करती है। हमास की मिलिट्री विंग अल कसम ब्रिगेड्स इजराइल की सिविलियन पॉपुलेशन को तो रूटीनली टारगेट करते ही थी, साथ ही साथ वो पैलेस्टीनियन सिविलियंस को भी ह्यूमन शील्ड्स की तरह यूज करके मौत के घाट उतारने से नहीं कतराती थी। इन रिसेंट अटैक्स में भी हम देख ही चुके हैं कि किस तरह हमास अपने लोगों को इजराइल की वार्निंग्स बाईपास करके गाजा में इतनी भारी बमबारी के बीच रहने की सलाह दे रहा है। यानी इन अटैक्स ने पूरे के पूरे पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट की परसीव्ड लेजिटिमेसी को बहुत सीवियर शॉक दिया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये सभी फैक्टर्स पिछले कुछ समय से एक न्यू मिडिल ईस्ट के एडवेंट की ओर इशारा कर रहे थे। रीजनल लैंडस्केप एक मैसिव रीऑर्डरिंग विटनेस कर रहा था, जिसके अंतर्गत सदियों पुराना पैलेस्टीनियन क्वेश्चन साइडलाइंस ऑक्युपाई करता नजर आ रहा था। एक्सपर्ट्स के द्वारा यह क्लेम किया जा रहा था कि पैलेस्टीनियन क्वेश्चन रीजनल जियोपॉलिटिक्स में अपनी सेंट्रलिटी खो चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो पैलेस्टीन थिंग ऑफ पास्ट बन चुका था। लेकिन दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले वीकेंड इजराइल और हमास के बीच जिस जंग की शुरुआत हुई है वो कहीं ना कहीं इस पूरे ट्रेंड के लिए एक चैलेंज बन सकती है। ऑब्जर्वर्स का ये कंसर्न है कि यदि इस वॉर को सही से मैनेज नहीं किया गया तो पिछले कुछ सालों में अचीव की गई स्ट्रैटेजिक अचीवमेंट अनडन हो सकती है और ये हमास की वन ऑफ द कोर इंटेंशन को फुलफिल कर सकता है, जिसके तहत वो कहते हैं कि मिडिल ईस्ट को पैलेस्टीनियन इशू के रेजोल्यूशन के बिना रीडिजाइन नहीं किया जा सकता है। यानी ये वॉर रीजनल स्टेक होल्डर्स को वापस दशकों पुराने ड्राइंग बोर्ड्स पर वापस लाकर इस रीजन की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट कर सकता है। हालांकि उन टेक्टोनिक शिफ्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए सभी मेजर स्टेक होल्डर्स के द्वारा पूरे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए यूएस अभी भी इजराइल और सऊदी की नॉर्मलाइजेशन डील को मुमकिन करने के लिए अपने बैकएंड एफर्ट डाल रहा है। इस रीजन में न्यू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर को सेव करने के एफर्ट्स भी साफ नजर आ रहे हैं। उदाहरण के लिए यूएई ने इजराइल पर इस क्राइसिस का सारा ब्लेम इंपोज करना अवॉइड किया है,
यूएई के ट्रेड मिनिस्टर ने यह साफ कर दिया है कि वो ट्रेड को पॉलिटिक्स के साथ मिक्सअप नहीं करेंगे, लेकिन सऊदी की ओर से बहुत प्रॉमिसिंग साइंस फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि सऊदी अरेबिया ने इन नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के अगेंस्ट कोई अब्रप्ट डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन हाल ही में एक सऊदी ऑफिशियल ने कहा है कि इन अटैक्स के बाद पीस प्रोसेस के ऑप्टिक्स बहुत अच्छे नजर नहीं आते हैं और हाई चांसेस हैं कि कुछ समय इसको हाइबरनेट किया जा सकता है। यहाँ इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच डिसकॉन्टेंट 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेकर बढ़ सकता है। हालांकि लेट सितंबर में जब सऊदी प्रिंस MBS ने यूएस चैनल फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया तो उन्होंने उसमें 2 स्टेट सॉल्यूशन को मेंशन भी नहीं किया। उनका कहना सिर्फ ये था कि इजराइल के साथ उनकी ये डील पैलेस्टीनियंस के लिए उनकी जरूरतों के साथ साथ एक गुड लाइफ इंश्योर करने की कोशिश करेगी। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो इस वॉर के बाद ये डायनेमिक्स डिस्टर्ब जरूर हुए हैं। जहां एक और इजरायली गवर्नमेंट किसी भी सूरत में आज 2 स्टेट सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड नहीं नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर सऊदी अरेबिया भी इन टॉक्स से पैलेस्टीन क्वेश्चन को पूरी तरह अवॉइड नहीं करना चाहता है। लेकिन एक्सपर्ट्स द्वारा की जा रही इन सभी प्रेडिक्शंस के बावजूद ये बात भी उतनी ही सच है कि सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ अपने डायनेमिक्स में काफी आगे आ चुका है। साथ ही यहाँ हमारे लिए ये गौर करना भी जरूरी है कि आने वाले समय में इजराइल और सऊदी के बीच नॉर्मलाइजेशन का कोई भी डिसीजन सऊदी अरेबिया किसी रीजनल प्रेशर से इन्फ्लुएंस होकर नहीं लेगा, बल्कि उसके इस डिसीजन में सबसे इन्फ्लुएंशियल रोल ईरान और यूएस जैसे 2 बेहद क्रिटिकल प्लेयर्स द्वारा निभाया जाएगा। हालांकि जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले देखा, चाइना ने सऊदी अरेबिया और उसके मेजर राइवल ईरान के बीच रिलेशंस नॉर्मलाइज करने के बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स किए हैं। लेकिन जहां एक और हमास को ईरान द्वारा फीड किया जाता है, वहीं सऊदी अरेबिया भी यूएस के साथ अपने टाइज को वापस उसी फेज में ले जाना चाहता है जहां वो 2018 में सऊदी क्रिटिक जमाल खशोगी के मर्डर से जन्मी टेंशंस के पहले एग्जिस्ट किया करती थी। और सऊदी अरेबिया को उम्मीद है कि इजराइल के साथ उनकी नॉर्मलाइजिंग टाइज उनके इस गोल को फुलफिल करने में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। सऊदी अरेबिया, इजराइल और यूएस के बीच ये ट्राइलेटरल डील सऊदी अरेबिया के लिए यूएस के साथ स्ट्रॉन्गर मिलिट्री अलायंस का भी इंश्योरेंस लेकर आती है और तो और ये सऊदी अरेबिया को अमेरिकन सुपरविजन के अंडर अपने यूरेनियम के एनरिचमेंट का भी स्कोप प्रोवाइड करती है। ईरान से ओरिजिनेट होने वाले न्यूक्लियर थ्रेट्स को बैलेंस करने के लिए सऊदी अरेबिया अपने इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले रहा है। ये बात सऊदी प्रिंस MBS की उस स्टेटमेंट से बिल्कुल साफ हो गई थी जब उन्होंने फॉक्स के इंटरव्यू में ये कहा था कि यदि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करता है तो सऊदी भी उनको डेवलप करने में जरा भी देर नहीं लगाएगा और उसको फुलफिल करने के लिए उसको यूएस के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो कुल मिलाकर भले ही इन अटैक्स के बाद सऊदी इंटेलिजेंसिया के कुछ कंजर्वेटिव सेगमेंट में अभी भी पैलेस्टीनियन क्वेश्चन डोमिनेट कर रहा हो, लेकिन उनका कोई भी फाइनल डिसीजन इन सभी ब्रॉडर डायनेमिक्स से बेखबर नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। और एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, द यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल मस्ट बी गिवन अ परमानेंट रिटायरमेंट। Critically analyze the given statement in context of the ongoing war between Israel and Hamas. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।